नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में जो पिछले दिनों घटित हुआ है, उसके बाद कुछ लोग इस चीज़ पर बड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की रणनीति क्या रहने जा रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना का सिंबल आ जाना, शिवसेना का नाम आ जाना ही केवल पर्याप्त नहीं है। दरअसल बीजेपी के सामने समस्या क्या है? बीजेपी के सामने समस्या सबसे बड़ी ये है कि उसने अभी तक एकनाथ शिंदे का जो गुट शिवसेना से अलग हुआ, और अब सही मायनों में तो शिवसेना वही हो गए हैं, उसका शक्ति परीक्षण अभी तक नहीं किया है। अभी जितने भी लोग साथ आए, एक फ्लो में आ गए। विधायक टूटकर साथ आ गए, सांसद टूटकर साथ चले गए। कुछ लोगों की उद्धव ठाकरे से नाराज़गी थी, कुछ लोगों की आस्था एकनाथ शिंदे के साथ थी, तो सब के सब लोग चलते चले गए एक फ्लो में। और जो भी घटनाक्रम हुआ, अब चूंकि आप पार्टी से अलग हो रहे हैं, अलग नीति पर चल रहे हैं, आप मंत्री बन रहे हैं या सत्ताधारी सरकार का एक हिस्सा बन रहे हैं, तो उस फ्लो में सारा कुछ घटनाक्रम चलता रहा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या आने वाली है? सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है कि क्या एकनाथ शिंदे का जो कैंप है, जो अब सही मायनों में शिवसेना बन चुका है, क्या उसे जनता ठाकरे वाली शिवसेना की तरह वो मतों का जो रुझान होता है उनकी तरफ दिखाएगी या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल होने जा रहा है और अब असली डिबेट का मुद्दा यही होने वाला है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी। दूसरी ओर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम केवल एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिलाने से ही नहीं बनने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी को 10-12% वोट ज़्यादा दिलवा पाएंगे या नहीं, क्योंकि 28-30% के आसपास बीजेपी को वोट लगातार मिलता रहा है। लेकिन उसमें 10-12% मिल जाता है अगर शिवसेना का वोट, तो वो फिर बढ़ जाता है 40%, 42% तक। यही सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। इस बारे में जो पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं और आप लोगों को बताता भी रहा हूँ कि 2 साल पहले होली के दिन एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में 2021 की बात कर रहा हूँ, एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग ये हुई थी कि उसमें शरद पवार मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, गौतम अडानी मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के नेता हैं, ये उसमें मौजूद थे। और बताया जाता है कि प्रफुल्ल पटेल ने अडानी के माध्यम से शरद पवार और अमित शाह को मिलवाया था अहमदाबाद के एक 5 स्टार होटल में। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। उससे अगले दिन होली मिलन कार्यक्रम रखा हुआ था अमित शाह ने अपने घर पर, और ये 2021 की होली की बात है। और उस होली के मिलन समारोह में ये सब लोग एकत्र हुए वहाँ पर, और बातचीत इन सब की आपस में होती रही। लेकिन अमित शाह ने, जब पत्रकारों ने इस मीटिंग के बारे में पूछा था, उस मीटिंग के बारे में अमित शाह ने कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि ये एक सामान्य मीटिंग थी और इस मीटिंग का हर चीज़ जो है वो मीडिया को बताने लायक नहीं होती। उस समय मीडिया बिल्कुल शांत रहा था, क्योंकि उस समय ये जो घटनाक्रम चल रहा था ना, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो सब चीज़ें चल रही थी, उस समय उतना उग्र सब कुछ नहीं हुआ था कि सब इतना उग्र माहौल हो जाए। इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श चलता रहा, बातें आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे खटास बढ़नी शुरू हो गई और एमवीए की सरकार फिर उसके बाद लड़खड़ाने लगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस समय कुछ चीज़ें ये तय हुई थी कि साहब हम साथ आ जाते हैं एक बार फिर से। आपको याद होगा कि 2019 में 23 नवंबर को अजीत पवार ने और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी, और उसके बाद 80 घंटे की सरकार गिर गई थी। अभी पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक बयान में ये कह दिया कि उस समय जब अजीत पवार हमारे साथ आए थे, तो वो शरद पवार की सहमति से ही आए थे, उनके भतीजे। और सब लोगों ने ये मान भी लिया है कि ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा फ्रैक्शन हो कि आपका विधायकों का इतना बड़ा गुट बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने की कोशिश करे और आपको पता ही ना हो। अब इस एंगल पे फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोगों का ये कहना है, मैंने कुछ 1-2 छोटे मोटे वीडियो अपने दूसरे चैनल पर भी बनाए हैं,
कि कुछ लोगों का ये कहना है कि एक सुप्रिया सुले एकमात्र ऐसी शख्स हैं जो बीजेपी के साथ जाने के लिए एनसीपी की राह में बाधा बन रही है। जब उद्धव ठाकरे वाला इंसिडेंट हुआ था और उस समय उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बने थे और अजीत पवार अपना समर्थन पत्र लेकर आ गए थे देवेंद्र फडणवीस के पास और उन्होंने शपथ भी ले ली थी सुबह ही सुबह, तो उस समय बताया जाता है कि सुप्रिया सुले ने शरद पवार का बड़ा विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं पिताजी, ये बिल्कुल भी फार्मूला नहीं है और हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। हमारा और बीजेपी का कोई आइडियोलॉजिकल मेल नहीं है और बीजेपी के साथ अगर हम जाएंगे तो हमें इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम देखने होंगे। और बाद में ये कहा जाता है कि उन्होंने शायद सुप्रिया सुले ने ही सोनिया गांधी से संपर्क किया और फिर एमवीए का एक समीकरण बना और सरकार बन गई थी उद्धव ठाकरे की। लेकिन अब फिर से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी जब उद्धव ठाकरे को सिंबल नहीं मिला और एकनाथ शिंदे को सिंबल दे दिया गया, तो उस समय शरद पवार ने सबसे पहले ये बयान दिया कि उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग का ये फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए और नए सिरे से अपने पार्टी का गठन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शरद पवार के मन में अब कोई खास सिंपैथी नहीं रह गई है उद्धव ठाकरे के लिए। शरद पवार अब एक बार फिर से, लोगों का ऐसा मानना है, राजनीतिक विश्लेषक इस तरह की बातें मान रहे हैं कि शरद पवार एक बार फिर से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एनडीए का पार्ट बन जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि एनडीए के विरोध में रहकर या कांग्रेस के पाले में जाकर उन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। कांग्रेस के साथ तो वैसे ही वो कांग्रेस से टूटकर अलग हुए थे, जैसे ममता बनर्जी अलग हुई थी। तो अब स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में लेकर। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से ये कोशिश भी कर सकते हैं, या बीजेपी में हाईकमान लेवल पर एक ये भी मत चल रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फिर से एक हो जाएं तो क्या हो। हालांकि ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग सोचेंगे कि ऐसा संभव है नहीं, लेकिन इस राजनीति में कुछ भी संभव है। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस वो एक धुरी बने कि वो फिर से एकनाथ शिंदे को और उद्धव ठाकरे को साथ ले आएं, अगर इस तरह की परमिशन उन्हें हाई कमान से मिल जाए तो। ये सारी चीज़ें बनती हुई सामने नज़र आ रही हैं। इसे कह रहे हैं कि ये अंडर करंट है, और चूंकि आने वाले समय में आप देखिए कि महाराष्ट्र में लगभग 2 साल से भी कम, 1.5 साल की अगर मैं बात करूं, 3 बड़े चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी का चुनाव होगा, फिर लोकसभा चुनाव आ जाएगा और लोकसभा चुनाव के कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव आ जाएगा। तो इस परिस्थिति में बीजेपी किस तरीके से इन तीनों बड़े चुनावों को जीते, इस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। अब चूंकि हो सकता है कि बीएमसी का जो चुनाव हो उसमें इसी समीकरण के साथ लड़ा जाए कि ठीक है, एकनाथ शिंदे का गुट है, इसी को लोग मेन शिवसेना मान लें और हम इसके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। हो सकता है कि बीजेपी को इसका कोई लाभ ना मिले। वैसे आपको बताऊं कि पिछली बार बीजेपी कुछ ही सभासदों की, कुछ ही पार्षद, कुछ ही कॉरपोरेटर्स की कमी की वजह से बीएमसी जीतते जीतते रह गई थी। तो बीजेपी इस बार ये रिस्क नहीं उठाना चाहेगी। आप सब जानते हैं कि बीएमसी का इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा उसका हिसाब किताब है कि कई राज्यों की जो इकोनॉमी है हमारे देश की, वो बीएमसी से छोटी है। तो बीजेपी निश्चित रूप से ये भी ट्राई करना चाहेगी कि एक बार कम से कम एकनाथ शिंदे के साथ शक्ति परीक्षण तो किया जाए। इसके अलावा 2 अभी उपचुनाव हो रहे हैं, उनके भी नतीजे आएंगे, उन पर भी 2 मार्च को विचार विमर्श होगा कि उनके नतीजों में किस तरह से ये चीज़ें रिफ्लेक्ट आई हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे गुट को अलग करते हुए जो शिवसेना आई है, उसका वजूद क्या है, उसको लोग किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसे लोग ठाकरे परिवार के बिना असली शिवसेना मानने के लिए तैयार हैं, ये बीजेपी को अभी सोचना और टेस्ट करना बाकी है। हो सकता है कि बीएमसी चुनाव तक ये ना हो। अगर बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे का गुट या एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो उस फोर्स के साथ या उस तरह की सफलता हासिल ना कर पाई जैसी कि ठाकरे वाली शिवसेना अब तक करती रही है, तो निश्चित रूप से ये कहानी ज़्यादा लंबी चलने वाली है नहीं। हो सकता है कि फिर से शिवसेना के एकीकरण के प्रयास किए जाएं। हो सकता है कि एनसीपी को भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करे बीजेपी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं, एक बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश के बाद एक बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, और बीजेपी यहाँ पर चाहेगी कि वो 35-40 सांसद यहाँ से जीत कर लेकर जाए।
पिछली बार तो शिवसेना और बीजेपी साथ थे, इसलिए बात बन गई थी, अच्छे खासे सांसद जीत गए थे। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर अगर चुनाव लड़े और उद्धव ठाकरे अलग लड़े तो आप समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ ना कुछ शिवसेना का जो कोर वोट बैंक है वो जरूर जाएगा, और उसमें एनसीपी का और कांग्रेस का वोट बैंक मिल जाएगा, तो वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। यानी कि सीधा मुकाबला होगा, त्रिकोणीय भी नहीं होगा। अब चूंकि एमवीए मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जहां पर निश्चित तौर पर कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा होगा, तीनों का एक एक प्रत्याशी होगा, एक सीट पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे का एक एक प्रत्याशी होगा, यानी कि सीधा मुकाबला होगा। 3 प्रत्याशी नहीं होंगे, सीधा मुकाबला होगा। और ऐसी स्थिति में बीजेपी को इस बात का शायद डाउट लग रहा है, जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं या जो लोगों के मैं बयान देख रहा हूं, कि बीजेपी को इस बात का डाउट है कि वो क्या एकनाथ शिंदे के दम पर ही उतने वोट हासिल कर पाएगी जितने 2019 में ठाकरे के दम पर उन्होंने हासिल कर लिए थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस पर अंदर खाने बातचीत हो रही है, अभी खुलकर सामने कुछ नहीं आया है। हो सकता है कि बीएमसी के चुनाव तक मामला धीरे धीरे चले, लेकिन अगर बीएमसी के चुनाव में बीजेपी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिलती है एकनाथ शिंदे के साथ रहकर, तो बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे फिर से एनडीए में खड़े हुए नजर आए, हो सकता है कि एनसीपी फिर से एनडीए में खड़ी हुई नजर आए। एनसीपी हालांकि एनडीए का पार्ट कभी रही नहीं है, लेकिन बीजेपी 2019 के लिए 2024 में कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती है। इस घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति को हम इस चैनल पर लगातार डिस्कस करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।